1971 के बाद एक छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार बनने का इरादा कर चुका था। फिर एक एक करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उसे रोकने के लिए सामने आने लगी। किसी ने एड का लालच दिया, किसी ने मिलिट्री डील का वादा और किसी ने धमकी दी कि तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे ही कई मुल्क। सवाल ये है, पाकिस्तान ने इन सब ऑफर्स को ठुकरा कर आगे क्यों बढ़ना था? इस वीडियो में हम पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब की सारी हिस्ट्री देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में बताया गया है कि बॉम्ब को कैसे असेंबल किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की न्यूक्लियर जर्नी की असली शुरुआत 1971 में हुई, जब पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। उसी वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्तान में साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई 20 जनवरी 1972 को। इस मीटिंग में उन्होंने कहा, हम घास खाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। इस मीटिंग में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं थे, वो अभी हॉलैंड में थे। मीटिंग में मौजूद थे डॉक्टर इशरात हुसैन उस्मानी, डॉक्टर मुनीर अहमद खान, डॉक्टर रियाजुद्दीन, डॉक्टर मसूद अहमद। भुट्टो ने साइंटिस्ट से पूछा, कितना वक्त लगेगा? जवाब मिला, 5 साल। भुट्टो ने कहा, 3 साल में करो। इस सीक्रेट प्रोग्राम को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 706। ये इतना सीक्रेट था कि सिर्फ चंद लोग ही जानते थे। स्टार्ट में बजट सिर्फ $450 मिलियन रखा गया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मई 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई। भुट्टो ने इमरजेंसी बेसिस पे काम तेज़ करवा दिया। फिर 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भुट्टो को लेटर लिखा हॉलैंड से। उन्होंने कहा, मैं यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी ला सकता हूँ। सितंबर 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आ गए। साथ में लाए ब्लूप्रिंट्स और कॉन्टैक्ट्स जो उन्होंने यूरेनको से हासिल किए थे। खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कहूता में इस्टेब्लिश हुई। यहाँ में सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से यूरेनियम इनरिच करना शुरू हुआ। साइंटिस्ट 18 से 20 घंटे काम करते रहते थे, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी ब्रेक के। पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा प्रेशर अमेरिका ने डाला था कि वो एटम बम ना बनाए। सवाल ये है, अमेरिका को कैसे पता चल गया था? 1977 में अमेरिका ने मेनली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और स्पाई सैटेलाइट से कहूता रिसर्च लेबॉर्ट्री में चल रही यूरेनियम इनरिचमेंट एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लिया था। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के यूरोप से सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइंस लेकर पाकिस्तान आने की रिपोर्ट भी कलेक्ट की थी। दूसरी जानब CIA ने भी कंफर्म किया था कि पाकिस्तान सीक्रेटली बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम बनाने की तैयारी कर रहा है। जब 1977 में अमेरिका को कन्फर्म हुआ तो अमेरिका ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। एड रोकने की धमकी, सैंक्शंस की वार्निंग शुरू हो गई। फिर अमेरिका के साथ दुनिया भर के मुमालिक भी धमकियां देने लगे, जिसमें शामिल थे फ्रांस ने पाकिस्तान को 1974 से लेकर 76 तक रीप्रोसेसिंग प्लांट का एग्रीमेंट दिया था। फिर USA के प्रेशर में आकर कैंसिल कर दिया। कनाडा ने 1976 में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स टाइट कर दी। वेस्ट जर्मनी ने इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को रोक दिया अंडर US प्रेशर। जापान ने एड कट की वार्निंग दे दी। UK ने डिप्लोमेटिक वार्निंग दी। 1980 में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन सारे मुल्कों के प्रेशर के बावजूद पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। क्या किया उन्होंने? ब्लैक मार्केट से न्यूक्लियर पार्ट्स खरीदे, डमी कंपनीज बनाई डिफरेंट कंट्रीज़ में ताकि ब्लैक मार्केट के पार्ट्स को इंपोर्ट किया जा सके। चाइना से मदद ली, स्पेशली M11 मिसाइल्स के लिए। लिबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया से भी कनेक्शन बनाए गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरोप के अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए। मैरिजिंग स्टील जर्मनी से, वाल्व्स और ट्यूब डिफरेंट जगह से, सब कुछ छुप छुप के इंपोर्ट किया गया। साइंटिस्ट ईद पे भी घर नहीं जाते थे। डॉक्टर समर मुबारकमंद ने बताया कि वो 72 घंटे तक लैब में रहे टेस्टिंग के दौरान। उनकी फैमिलीज़ को पता भी नहीं था वो क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि साइंटिस्ट को ब्लाइंड फोल्ड करके फैसिलिटीज़ पे लाया जाता था। इनिशियली फ़ोन कॉल्स मॉनिटर होते थे, फॉरेन ट्रैवल बैन था। फिर 1985 में US कांग्रेस ने प्रेसलर अमेंडमेंट पास किया। हर साल सर्टिफाई करना होता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, वरना मिलिट्री एड रोक दी जाएगी। 1987 से लेके 89 तक
सर्टिफिकेशन मिलता रहा। क्यों? क्योंकि यूएस को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान की ज़रूरत थी। 1990 में जब सोवियत वार ख़त्म हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया। 1990 में पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिवाइसेस रेडी थी, लेकिन टेस्ट नहीं किया प्रेशर की वजह से। F-16 रोक दिए गए। पाकिस्तान ने पैसा भी दिया था अमेरिका को $650 मिलियन से ज़्यादा, मगर डिलीवरी स्टॉप कर दी गई। पाकिस्तान मज़ीद प्रेशर में आ गया। 1993 में नवाज शरीफ का पहला दौर, उन्होंने प्रोग्राम कंटिन्यू रखा बावजूद अमेरिकन प्रेशर के। 1996 में बेनज़ीर आई, वो चाहती थी कि टेस्ट ना हो, लेकिन मिलिट्री और साइंटिस्ट प्रेशर में थे। फिर जब 11 मई 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट किया, 3 बॉम्ब पहले दिन, 2 बॉम्ब्स 13 मई को। पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। नवाज शरीफ पे पाकिस्तानी पब्लिक का प्रेशर आ गया, जवाब दो, टेस्ट करो। इस मई के महीने में पाकिस्तान को सबसे बड़ी धमकियां मिली। अमेरिका से बिल क्लिंटन ने 5 दफ़ा कॉल की 10 दिन में, कहा अगर आप टेस्ट कैंसिल कर दे तो हम आपको $5 बिलियन देने को तैयार हैं। जापान, अगर टेस्ट किया तो हम पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाएंगे और एड रोक देंगे। यूके, टेस्ट ना करे वरना आप पर तगड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। फ्रांस, अगर टेस्ट किया तो हम इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बंद कर देंगे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने सैंक्शंस और एड रोकने की धमकी दी। चाइना न्यूट्रल टोन में कहता रहा सोच समझ के फैसला करें, लेकिन हम आपके साथ हैं। इंडिया पॉलिटिकल रिक्वेस्ट की कि न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। सऊदी अरेबिया ने ऑफ़र दी, अगर आप टेस्ट करेंगे तो हम आपको फ्री ऑयल देंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी धमकी दी, अगर टेस्ट किया तो लोन और फंड्स रोक दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, जवाब दो, टेस्ट करो। 15 दिन तक डिबेट्स और मीटिंग चलती रही। फिर नवाज शरीफ ने सबके शदीद प्रेशर के बावजूद टेस्ट का ऑर्डर दे दिया और 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के शगाई हिल्स में दोपहर के 3 बजे पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने बिलियन डॉलर्स की ऑफर्स को हवा में उड़ा दिया और अपना वादा पूरा किया। हम घास खाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। अब पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गया था। इस दिन नवाज शरीफ ने टीवी पे आके बयान दिया, आज हमने पाकिस्तान को अयाशी का मुल्क नहीं, गैरत का मुल्क साबित किया है। सवाल सबसे बड़ा ये है, जब अमेरिका सैटेलाइट से पाकिस्तान पे नज़र रखे हुए था तो पाकिस्तान ने बॉम्ब कैसे असेंबल किया? बॉम्ब को टुकड़ों में अलग अलग करके C-130 मिलिट्री प्लेन से शगाई ले जाया गया। शगाई के पहाड़ों में जो टनल थी वो 1995 से रेडी थी। बॉम्ब को ज़मीन के अंदर 700 फीट गहराई में रखा गया। बॉम्ब का टेम्परेचर चेक करने के लिए स्पेशल तारें लगाई गईं जो 15 किलोमीटर दूर तक जा रही थी। दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए फेक मूवमेंट्स की गई ताकि कोई समझ ही ना सके कि असली टेस्ट कहाँ होगा। साइंटिस्ट को अलग अलग छोटे ग्रुप में भेजा जाता ताकि कोई पूरा प्लान ना जान सके। हर बात सिर्फ कोड वर्ड्स में होती थी, जैसे बॉम्ब को अनार बुलाना और चाय तैयार है का मतलब होता था सारी टेक्निकल तैयारी हो गई है। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉस्ट लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर तक आई। हर बॉम्ब रफली 50 से 60 मिलियन डॉलर तक का था। GDP का हर साल बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस रिसर्च पे खर्च होता था। टेस्ट होते ही अमेरिका, जापान और यूरोप ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक पाबंदियां लगा दी। शुरू में ही पाकिस्तान को लगभग 11 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक नुकसान हुआ। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन देना रोक दिया। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो लोगों के डॉलर, पाउंड बैंक में थे, आर्जी तौर पे फ्रीज कर दिए गए, यानी पैसा निकालना पॉसिबल नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने सरवाइव किया। पब्लिक ने कर्ज़ हसना स्कीम में पाकिस्तान को पैसा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज भेजा। चाइना और सऊदी अरेबिया ने मदद की। 6 महीने में इकनॉमी स्टेबलाइज हुई। पाकिस्तान ने साबित कर दिया, हम घुटनों पे नहीं आएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की 1972 से 1998 तक। 26 साल की मेहनत, कुर्बानी और अज़म। आज पाकिस्तान के पास 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में शाहीन 3
2750 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔